Hello student, now the topic is chemical properties of alcohol. The first is a reaction due to cleavage of ROH bond. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ROH में अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेकिंग करना है, हमें क्लीवेज करना है इसका. वैसे दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है R प्लस OH माइनस, लेकिन अभी हमें किस में करना है, RO सिंगल बॉन्ड H, यहाँ से H का क्लीवेज कराना है. तो देखो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, तो यू नो वेरी वेल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो H के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि H ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया. तो दिस इज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. यू नो एल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर, ठीक है ना. लेकिन एक्सेप्शन में ये पता है कि मेथेनॉल इज अ मोर एसिडिक देन वाटर. देखो यहाँ ऑर्डर है, पहले तो एसिडिक नेचर देखो, वाटर इज ग्रेटर एसिडिक देन एथेनॉल एंड देन इथाइन. एक्सेप्शन में सबसे ज्यादा होता है फिनॉल, देन मेथेनॉल, देन H2O, देन C2H5, देन एल्काइन ग्रुप. ठीक है. अब देखो कैसे पहचानोगे कि विच एल्कोहल इज मोर एसिडिक एंड विच इज लेस एसिडिक. देखो मेथेनॉल का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल. अब इसको कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा. यानी अभी हमें इस H का क्लीवेज कराना है. देखो सब जगह से H प्लस, और ये वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. अब देखो यहां पर इसके ऊपर कितने CH3, यू नो वेरी वेल दिस इज शो प्लस आई इफेक्ट. तो देखो यहाँ पे एक CH3 है तो 1 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 2 CH3 है तो 2 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस आई इफेक्ट. अब यू नो वेरी वेल इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लेकिन प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप होता है. तो ये ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा भाई, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन. तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें जब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है. तो देखो प्लस आई इफेक्ट इसमें क्या है, मैक्सिमम, और इसमें क्या है, मिनिमम. तो जैसे ही प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इस ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण से ये कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें, इसमें टर्शियरी अल्कोहल में. तो टर्शियरी अल्कोहल शो लेस एसिडिक नेचर, और इसमें सबसे कम है तो मेथेनॉल शो मोर एसिडिक नेचर. तो देखो लिखा हुआ 1 डिग्री अल्कोहल हैव मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. तो ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. तो सिंपल है, एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई. जितना प्लस आई इफेक्ट कम होगा उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक नेचर कम होगा. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. देखो सिंपल एसिड मेटल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. तो देखो क्या है, ROH एल्कोहल है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम एल्कोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है. सिंपल एथेनॉल के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम करेगा, तो देखो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहां से, और इसकी जगह पे 2 सोडियम जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और सोडियम का सेम चार्ज होता है. अब इसमें देखो क्या है, मैग्नीशियम के साथ करे तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, तो सिंपल एक मैग्नीशियम इनके 2 मॉलिक्यूल से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा. इसको बोलेंगे मैग्नीशियम इथॉक्साइड, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा. रिएक्शन विद मेटल एमाइड्स, तो एसिड यानी यहाँ पे एसिड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है. एसिड प्लस मेटल एमाइड से क्या बनेगा, अमोनिया. देखो एथेनॉल से सोडियम एमाइड का रिएक्शन हो रहा है, तो देखो Na, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, देखो अमोनिया गैस बाहर निकल रही है, यानी NH2 इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसका क्लीवेज हो रहा है. तो देखो ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, इसके ऊपर O माइनस, इसके ऊपर H प्लस, और इसे ये भी कन्वर्ट होगा Na प्लस NH2. तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव. क्लियर. सेम वही होगा इसमें भी. अब रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH और एक्वस एल्कलाई. तो यू नो वेरी वेल, देखो सिंपल याद रखना कि जो मेथेनॉल है, यू नो वेरी वेल, देखो यहाँ वाटर निकल रहा है, यानी मेथेनॉल का एसिडिक नेचर वाटर से ज्यादा है, यानी मेथेनॉल सिंपल एक्वस NaOH और KOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, बिकॉज द एसिडिक नेचर ऑफ मेथेनॉल इज ग्रेटर देन वाटर. लेकिन जो एथेनॉल है वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में भी वाटर निकलेगा जिसका एसिडिक नेचर एथेनॉल से ज्यादा होता है. तो एल्कोहल आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एसिड that they cannot react with aqueous alkali. Clear. And now the next topic is esterification is very important, बहुत important है. तो देखो एस्टरिफिकेशन तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. इसमें क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है. सिंपल, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन हमें सिर्फ फॉरवर्ड के लिए देखना है. तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ईस्टर, लेकिन इसका मैकेनिज्म नहीं पता. सिंपल आपको पता है कि क्या होता है.
और इसमें कैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है एस्टर बनने पर, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि एस्टर बन गया। अब देखो इसका आइसोटोपिक लेवलिंग क्या होता है। आइसोटोप यू नो वेरी वेल। आइसोटोप मतलब जिसमें सेम मॉलिकुलर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो देखो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये मान लो आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें ये है मेथनॉल। तो तुमको मैंने अभी बताया था, तुम लोग कौन सा क्लीवेज पढ़ रहे हो जिसमें हाइड्रोजन का ब्रेक हो रहा है। तो देखो ये मान लो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 16, और तुमको पता है आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन कौन सा होता है, O16 और O18। तो ये तो नॉर्मल वाला है और ये क्या है, आइसोटोप्स है इसका। ठीक है, तो देखो एक्चुअली होता क्या है, इसमें कौन सा ऑक्सीजन मेथनॉल का आकर अटैक करता है। यहां से कार्बोक्सिलिक से OH माइनस रिलीज होता है और मेथनॉल से H+ और OH मिलकर क्या बनाता है, H2O। यानी इसके अंदर ईस्टर के अंदर जो OCH3 ग्रुप आ रहा है वो मेथनॉल से आ रहा है या अल्कोहल से आ रहा है। तो देखो बना फ्रूटी स्मेल। सेम यही चीज है इसमें भी। ठीक है, अब देखो यहां से इसके ऊपर ऑलरेडी है तो ये वाला आएगा और ये OH कहां जाएगा, इस H के साथ। तो देखो इसके ऊपर H2O18 लिखा है, इसको बोलते हैं, ये आता है आइसोटोपिक लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना अगर बोर्ड में भी करते हो तो कैसे आप इसको ब्रेक करोगे। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि एसिटिक एसिड कभी OH माइनस दे ही नहीं सकता। एक्चुअली ये सिर्फ रिएक्शन में ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैकेनिज्म इज डिफरेंट। देखो कैसा है, सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कैटलिस्ट जो चीज इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है वो लास्ट में क्या होता है, निकल भी जाता है, क्योंकि सिर्फ ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ना कि उसके साथ जाकर इन्वॉल्व होता है। तो देखो सबसे पहले H2SO4 से क्या मिला, H+ ने कहा अटैक किया इस पे, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो आकर इसने अटैक किया तो यहाँ पे बन गया OH। अब इसने इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसको दिया, इसके साथ एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल आया, अल्कोहल का ये ऑक्सीजन, अब देखो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल। देखो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखो इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पे क्या आ गया, OHR। अब इसने दिया तो O के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। ऑलरेडी यहाँ पर OH है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे रिवर्सिबल हो रहा है, रिवर्सिबल इंट्रामोलिकुलर का मतलब रिएक्शन के अंदर ही होना रिएक्शन। अब ये कैसा है, कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप है तो टेट्राहेड्रल, इसी को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट ग्रुप, और दिस इज द RDS स्टेप। यही डिसाइड करता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो ट्रांसफर ऑफ H टू ओरिजिनल OH ग्रुप ऑफ एसिड। तो ओरिजिनल OH ग्रुप ऑफ एसिड का कौन सा है, ये वाला है, ना कि ये वाला। इस OH पे आकर देखो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ H। कौन सा ट्रांसफर ऑफ H, ये वाला। ये H+ अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसको तो न्यूट्रल कर देगा। ये H+ कहां जाएगा, शिफ्ट होगा यहां पर। तो देखो यहां पर आ गया। अब इसने H+ इसके साथ एक्सेप्ट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और जब भी आपको ऐसी स्पीसीज दिख जाए O के साथ HH, तो ये क्या निकाल देगा, सिंपल वाटर। देखो वाटर निकला, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। देखो पॉजिटिव आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर। अब इसने क्या किया, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसको डोनेट किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। यानी ये कार्बन तो सेटिस्फाई हो गया। अब ध्यान दो, जो स्टार्टिंग में मैंने H2SO4 का H+ लिया था तो बचा क्या था वहां पर, HSO4-। अब यहाँ पे HSO4- एक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। देखो, और ये H+ जब निकला, H+ के फॉर्म में H2SO4 से रिएक्ट करके H2SO4 बन गया। क्लियर। सिंपल मैकेनिज्म है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ओके क्लियर। अब देखो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन एग्जाम में पूछता है कि कैसे पहचानोगे। तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब बल्की ग्रुप। जहां पर आपको बल्की ग्रुप दिख जाएगा वहां पे रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होगा, स्लो। तो देखो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन होता है, तो जितना स्मॉल ग्रुप ऑफ अल्कोहल होगा उसका रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ज्यादा होगा। देखो मेथनॉल सबसे स्मॉल ग्रुप है, फिर एथेनॉल अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। तो मिथाइल फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। नो एस्टरिफिकेशन इन द केस ऑफ 3rd डिग्री अल्कोहल। अगर 3rd डिग्री ऑफ अल्कोहल दिख जाए और उसका पूछे कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होगा, तो सिंपल लिखोगे नो रिएक्शन। सेम यही है कार्बोक्सिलिक में भी। तो सबसे स्मॉल ग्रुप कार्बोक्सिलिक का होता है, फॉर्मिक, एसिटिक, इस टाइप से जो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो उसके कारण से बल्कि ग्रुप भी क्या होगा, इंक्रीज, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा।
जिसके कारण से रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन बहुत लो हो जाएगा। लेकिन सेम वही है कि अगर 3rd डिग्री ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख जाए आपको तो इसका भी नो एस्टरिफिकेशन बिकॉज ऑफ बल्कियर ग्रुप इज देयर। तो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसमें कैसे करना होता है देखो, यहां से निकलता है OH और यहां से निकलता है H, तो H और OH निकल गया H2O और ये वाला O18 देखो अगर इसके साथ कर रहा है तो ये बना एस्टर। ऐसे ही आपको सब करना है। देखो ये 4th वाला देखो, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, यानी एक ही कंपाउंड में आपको कार्बोक्सिलिक और OH दोनों दिख रहा है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, इसमें से क्या निकलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और इसमें से अल्कोहल से H, तो ये निकल जाएगा HOH और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं साइक्लिक एस्टर। अब मान लो कि यहाँ पर 2 अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, तो यहां से OH, यहां से H, फिर एक OH, फिर एक H जुड़ जाएगा। सेम यही है, देखो यहाँ पे 3 अल्कोहलिक ग्रुप है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ हो रहा है। तो देखो ये एसिटिक एसिड का OH आकर पहले इसके साथ और लास्ट वाले के साथ करेगा। अब सेंटर वाले के साथ क्यों नहीं कर रहा है, देखो ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच्ड है, यानी ये क्या हो गया, थोड़ा सा बल्की ग्रुप हो गया, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पर तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे ओपन है तो यहां से सिंपली OH बाहर निकल जाएगा और लास्ट वाले से भी सेम है। इसमें भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेथनॉल है, तो ये मेथनॉल का H किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे अटैक कर सकता है। सेम यहाँ पर भी 2 OH है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, तो ये साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज। अब देखो पहले H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, अब ROH का करना है, यानी अब यहां से OH ब्रेक होगा और R+, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखो जिसमें R+ मतलब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SN1, क्योंकि ये क्या है, बना रहा है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर होता है। जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता वो SN2 रिएक्शन होता है। देखो ROH प्लस HCl किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl, इसी को हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ल्यूकस रिएजेंट, तो कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट लिखना जरूरी है, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस, यहां नहीं लिखा है मैंने, एनहाइड्रस ZnCl2 इज अ ल्यूकस रिएजेंट। तो देखो यहां से ROH का ब्रेक हो रहा है, तो OH नेगेटिव है और H+ तो क्या निकला, वाटर, और R+ और Cl- हो गया RCl, यानी इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्काइल हैलाइड का। सेम वही है इसमें भी, मैकेनिज्म देखो अब कैसे होगा। देखो ये हमारा क्या है, कोई अल्कोहल है, अब इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल हो रहा है। मैंने बताया था कि जो भी कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है वो बाद में निकल भी जाता है, क्योंकि वो उसके साथ इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो देखो ROH लोन पेयर है, ZnCl2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे ही दिया तो O के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, ये H को मैंने इस तरफ लिख दिया और ZnCl2 आ गया। अब देखो यही है RDS स्टेप, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वही RDS स्टेप होता है। अब ये क्या किया, इस O ने इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो ये R+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब यहां पे क्या बना, देखो O के ऊपर नेगेटिव आ गया, यानी नेगेटिव और प्लस क्या हो गया, न्यूट्रल, तो यानी इसके ऊपर क्या आ गया, ZnCl2 OH, क्लियर, नेगेटिव चार्ज आया, ओके 100%, तो ये होता है अनस्टेबल। अब ये आ गया अपने कार्बोकेटायन के फॉर्म में। अब देखो ये जो Cl यहां से यहां पर देखो क्या है, अभी जनरली R+, अब देखो यहां पर रिएक्शन किसके साथ हो रहा था, HCl, अब R+ के साथ कौन रिएक्ट करेगा, Cl का नेगेटिव, और इस ZnCl2 OH के साथ किसका रिएक्शन होगा, H+। देखो R के साथ Cl हो गया तो RCl बन गया, एल्किल हैलाइड। अब देखो यहाँ पे H+ और OH- मिलकर क्या बन गया, वाटर, देखो वाटर भी है, और साथ में क्या है, ZnCl2 जो मैंने इंक्लूड किया था वही चीज बाहर निकल गई। क्लियर ऑल ऑफ यू, 100%? ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हमेशा याद रखना SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मींस सबसे ज्यादा 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी इस SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। अब जैसे इन्वर्जन होगा तो ये Cl इस तरफ लग जाएगा, और रिटेंशन है तो उसी तरफ लगेगा। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिटेंशन कौन सा इन्वर्जन है, जैसे ROH, OH किस साइड पे है, अभी इसके R के राइट साइड पे, और उसी साइड पे अगर Cl जुड़ता है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, और अगर ये बैक साइड से जुड़ता है, इस साइड पे जुड़ता है Cl, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन, और दोनों का मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर? अब ल्यूकस रिएजेंट देखो, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2,
तो ल्यूकस रिएजेंट से ल्यूकेट टेस्ट करते हैं। ये क्या करता है, टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास है, उस पर आप ल्यूकस रिएजेंट डालते हो तो जो भी RCl का बनेगा एक पीपीटी बनेगा, वो क्या होगा, तुरंत दे देगा पीपीटी। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल पे दोगे तो व्हाइट पीपीटी देगा, लेकिन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल के लिए व्हाइट पीपीटी एक इनफाइनाइट टाइम पे देगा, मतलब एक तरह से कहा जाए कि इसका पीपीटी बनता ही नहीं है। तो देखो इसमें भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम एथेनॉल। देखो तो ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल, 2 डिग्री है तो ये तो थोड़ी देर में दे देगा, लेकिन ये 1 डिग्री है तो इसमें पीपीटी बनने के चांसेस बहुत कम होते। क्लियर। अब देखो आपके पास आता है बेंजाइल अल्कोहल। जब रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप दिख जाए तो उसे बोलते हैं बेंजाइल, और OH क्या हो गया, अल्कोहल। इस पे ल्यूकस रिएजेंट का एक्ट हो रहा है तो ये बना रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। एक्चुअली क्या होता है कि ये तो देता है, अगर ल्यूकस रिएजेंट में तो यहाँ पे CH2Cl बनेगा, लेकिन ये क्यों बन रहा है, क्योंकि ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, फिर भी क्यों बन रहा है, तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर है और रिंग में क्या होता है, स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जिसके कारण से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बेंजाइल अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल भी क्या देगा, ल्यूकस रिएजेंट देगा, ड्यू टू, देखो बेंजाइल अल्कोहल गिव्स ल्यूकस टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब देखो यहां पर कोई कायरल सेंटर के लिए मैंने शो किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि रिटेंशन और इन्वर्जन कैसे होता है। अब इसमें ल्यूकस रिएजेंट का यूज हो रहा है। अब देखो यहां से किसका ब्रेकिंग होगा, OH का, यहां से OH और यहां से H+, तो क्या बन गया H2O, और यहां पे Cl आकर अटैक किया। अब देखो Cl अगर उसी डायरेक्शन पे अटैक कर रहा है, उसी जगह पर, OH की जगह पर, तो ये होगा रिटेंशन उसी डायरेक्शन पे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन पे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और ये क्या देता है, रेसिमिक मिक्सचर। अगर आपसे इसमें पूछे कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है, कायरल सेंटर। कायरल में हमेशा जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका भी एक मिरर इमेज होता है, जिसके कारण से ये 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो प्रोडक्ट्स आर इनांशियोमर, मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, सिमिलर रिएक्शन अकर्स विद HBr एंड HI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एसिडिक ऑर्डर यू नो वेरी वेल, HI का सबसे ज्यादा होता है, HBr और HCl। अब किसी भी रिएक्शन में HI है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं करता रिएक्शन, ये खुद ही एक तरह से कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, HBr के साथ रिएक्ट करके सिंपल बना रहे हैं, OH यहां से ब्रेक हुआ, यहां से H+Br। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, C2H5HI। देखो HI खुद ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। देखो इसमें हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट H2SO4 का यूज किया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं यूज किया। तो अगर कोई आपसे पूछे HI में क्यों नहीं किया, तो बोला HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको ये खुद ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। अब सपोज एग्जाम में मान लो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस दे दी, या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिख के आ जाए रेड फॉस्फोरस के साथ, तो आप कैसे करोगे। देखो रेड फॉस्फोरस के साथ एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ HI का, 2 HI का। यानी रेड फॉस्फोरस अगर गिवन है तो यहां पर जैसे इसमें क्या बन रहा था, एल्काइल आयोडाइड यानी इथाइल आयोडाइड, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पे डायरेक्टली ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, डायरेक्टली इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में। तो देखो यहां से OH ब्रेक हुआ, जो इस H+ के साथ निकलकर क्या बन गया, वाटर, 2 आयोडीन, और ये H आकर यहां पे जुड़ जाएगा C2H6। क्लियर ऑल ऑफ यू। रेड फॉस्फोरस के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन दिया है तो समझ जाना कि अल्कोहल से एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये कहीं पे नोट कर लेना। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड में देखो PCl5 गैसियस फॉर्म में भी होता है, और आपका किस फॉर्म में होता है, जनरली सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो देखो यहाँ पे अभी गैसियस स्टेट की बात हो रही है, PCl5 के साथ रिएक्शन हो रहा है। देखो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसको याद कर लेना। PCl5 के साथ एल्काइल हैलाइड, POCl3 और HCl बाहर निकलता है 100%। तो दिस रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, मतलब अंदर ही अंदर रिएक्शन होना, तो इसे बोलते हैं SNII, मतलब इंट्रामोलिकुलर। देखो कैसे हो रहा है मैकेनिज्म, देखो ROH है, PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर। अब जैसे ही देगा तो इसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण से ये Cl क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो एक Cl बाहर निकल जाएगा। देखो 4 Cl बचे। अब यहां से जब ये निकला Cl बाहर निकला, अब देखो सेकंड स्टेप में ROH और ये जुड़ गया। अब यहां से ये H+ भी निकलना चाहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि O के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर
इसको इलेक्ट्रॉन देकर H+ के फॉर्म में निकला और ये H+ और जो Cl निकला था HCl के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब देखो ये बना स्ट्रक्चर। इसके बाद अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर फिर से लोन पेयर आ गया, तो ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। फिर डोनेट करेगा तो फास्फोरस के पास फिर प्रॉब्लम, तो ये बोलेगा क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया। देखो फिर से Cl- बाहर निकला, ये बाहर नहीं निकला, ये रिएक्शन के अंदर ही है। इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये Cl बाहर निकला। अब देखो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, जब दिया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव फिर से प्रॉब्लम, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखो ये जो Cl बाहर निकला, ये Cl आकर इस R को अपनी तरफ, यानी ये ऑक्सीजन क्या करेगा पहले समझो, पॉजिटिव है तो ये R से अपने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो R के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, RCl। देखो उसी डायरेक्शन में जुड़ा है तो रिटेंशन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता तो इन्वर्जन। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव, यानी प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, POCl3। तो देखो POCl3 निकल रहा था और यहाँ पे क्या निकला, HCl। देखो पूरा मैकेनिज्म में शो होता है। और अगर PCl5 अगर सॉलिड में दिया है तो इसको कुछ ऐसे लिखा होता है, PCl4 प्लस या PCl6 माइनस, और PCl6 माइनस को हम PCl5 प्लस Cl बोलते हैं। यहां पर अगर सॉलिड स्टेट में PCl5 है तो उसमें SN2 होता है, ना कि SN1, यानी नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, याद रखना। देखो यहां पर जब ये निकलेगा तो R+ फॉर्म में निकलेगा, तो R+ क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो SN2 हो रहा है। अब याद रखना PBr5 और PI5 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कभी किसी रिएक्शन में PBr5 और PI5 लिखा है तो उसका नो रिएक्शन आंखें बंद करके लिख देना। अब देखो यहां पर हो रहा है PCl4 के साथ, PCl4 प्लस चार्ज के साथ। देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो फास्फोरस के ऊपर प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया तो ये अनस्टेबल हुआ, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को बैलेंस किया, H+ बाहर निकला यहां से। देखो अब देखो H+ बाहर निकला तो ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, Cl बाहर निकलेगा। अब ये H+ और Cl- फिर से क्या निकला है, Cl, मैंने बताया था Cl निकलता है और POCl3 निकलता है। अब देखो ये जैसे ही आया फिर ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये बोलेगा इस कार्बन से, इस एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आ गया R+ चार्ज। एक्चुअली ये अंदर ही अंदर रिएक्शन होता है, इसलिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन किया तो इसके ऊपर आ गया न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, यानी ये POCl3 बन गया। POCl3 बन गया तो अब क्या हुआ, देखो POCl3 बनने के बाद अब PCl6 से Cl- को हम निकालते हैं। देखो मैंने यहां बताया था PCl6 में से Cl-, और ये Cl- आया यहां पर इस R के साथ जुड़ के पीछे की तरफ से जुड़ रहा है, तो ये हुआ इन्वर्जन। और देखो यहां से फिर से POCl3 बाहर निकल गया। क्लियर। अब देखो कोई कायरल सेंटर है तो PCl5 के साथ गैस के साथ रिटेंशन देता है और सॉलिड के साथ इन्वर्जन देता है। क्लियर ऑल ऑफ यू 100%। अब PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, SN2, यहां पे SN2 मतलब नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तो देखो वही चीज है, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है एथेनॉल और PCl3 के साथ बना रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 3C2H5Cl। अब देखो इसका भी मैकेनिज्म वही चीज है, एज इट इज वही है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना, आपको इजीली समझ में आएगा। देखो बता दे रहा हूं मैं, ROH ने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन दिया, R के ऊपर फिर प्लस चार्ज, ये Cl बाहर निकला। भाई जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, ये Cl- यहाँ पे है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये कार्बन से इस एल्काइल ग्रुप से फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, तो RrCl निकल गया। देखो पीछे से अटैक कर रहा है इन्वर्जन, और यहां से क्या निकल गया, PCl2OH। अभी देखो ये पूरा नहीं बना, यहाँ पे कितने Cl बन रहे हैं, 3, अभी एक ही बना है। फिर ये कंपाउंड बना PClClOH। क्लियर 100%। ओके देखो ना PClCl और ये आ गया OH। अब देखो ये फिर से इस पे कितने एल्कोहल है, 3 है, तो 3 बनेगा। फिर इस पे अटैक हुआ, वही प्रोसीजर हुआ, फिर एक OH इंक्रीज हुआ, फिर एक RCl बना, फिर वही प्रोसीजर हुआ, फिर लास्ट में देखो 3 OH बने, और इसी को ये बोलते हैं H3PO3। देखो इसको आप चाहे तो चेक करके देख लो, यही फॉर्मूला है H3PO3 का। इन्वर्जन हो रहा है। क्लियर। ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखो वही चीज है, इसको हम कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। PBr3 अगर दिया है या PI3 दिया है तो ये कुछ P+Br2 या P+I2 के फॉर्म में होगा। इन situ मतलब ये तुरंत बनता है,
इन सीटू का मतलब होता है तुरंत प्रिपरेशन कराना। तो देखो इसके साथ हो रहा है तो ये क्या बन रहा है, वही चीज इसके साथ। लेकिन अगर PbR3 तो यहाँ पे जरूर ये लिखा होगा P+Br2। ठीक है, क्लियर। सेम वही है रिएक्शन विद SOCl2। ये होता है सबसे बेस्ट मेथड एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन करने का, तो इसी को बोलते हैं हम डार्जन मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड जो भी ROH में SOCl2 का रिएक्शन होगा तो SO2 HCl का गैस के फॉर्म में हमेशा बाहर। अब सोचो, खुद ही सोचो कि अगर ये गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट में सिर्फ क्या बचेगा, RCl। तो दिस इज द बेस्ट मेथड और यही है, दिस रिएक्शन इज इंट्रा न्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक, वही SNI का ही रिएक्शन है। देखो मैकेनिज्म भी देख लो, ROH फिर से इस पे अटैक किया, तो देखो इस पे अटैक किया तो इसके ऊपर वैलेंसी की प्रॉब्लम यानी वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ऊपर गया तो नेगेटिव। अब देखो ये H को मैंने नीचे लिख दिया, अब इसने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव। अब देखो यहां से क्या निकल रहा था, HCl। अब ये H ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, फिर से अनस्टेबल, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो H+ के फॉर्म में निकला और यहां से ये Cl निकल गया, तो HCl निकला। देखो अब ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लेकर फिर से अपने आप को डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो देखो फिर से ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन R को देगा, S को देगा, तो देखो दिया तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड। तो फिर से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर उस पर नेगेटिव चार्ज रख दिया, क्लियर। देखो अब ये Cl, देखो यहां से ये Cl क्या हो रहा है, लिविंग फॉर्म में बाहर निकल रहा है, और जब ये निकलेगा तो ये जाकर कहां से जुड़ेगा, इस R के साथ, उसी फॉर्मेशन में। और यहाँ क्या बचा, SOO। देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो SO2 का स्ट्रक्चर यही तो होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यू नो वेरी वेल, दिस इज एलिमिनेशन। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो कोई भी एल्कोहल है उसके साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया हो बाय हीट, H3PO4 दिया हो बाय हीट, या KHSO4 दिया, तो सिंपल इसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से निकलता है OH और बीटा से निकलता है H। देखो वाटर निकल गया, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब देखो इसमें E1 एलिमिनेशन क्या होता है। E1 का मतलब होता है एक्चुअली में, E1 जनरली क्या होता है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। E1 को एज इट इज तुम SN1 की तरह मान लो और E2 को SN2 की तरह मान लो, तो वही चीज है। देखो H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है तो यहां से H+ आया, कहां अटैक करेगा, जहां पर लोन पेयर दिखेगा, तो देखो OH2 के फॉर्म में। जैसे ही OH2 के फॉर्म में दिख गया ये इस फॉर्मेशन में, ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल, देखो वाटर निकल रहा था और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, इट मींस कार्बोकेटायन। अब देखो यहां से ये निकला, अब बीटा से CS से तो OH निकल गया, बीटा से क्या निकलेगा, H। जी H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और जैसे ही H निकला और यहां से क्या बच रहता है, HSO4 माइनस, जो H2SO4 के फॉर्म में फिर से बाहर निकल गया। अगर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट दिखता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, तो आपको दिखाना है। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन सेम है, वही स्टेबिलिटी SN1 की तरह। तो सबसे ज्यादा 3rd डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, अब मान लो कि ये 4 आपके पास कंपाउंड है, इसमें सबसे ज्यादा पूछ रहा है किसका होगा डिहाइड्रेशन, तो सबसे ज्यादा तो 3rd डिग्री का होगा, फिर होगा बेंजाइल क्योंकि रेजोनेंस के कारण, फिर होता है एलाइल, फिर होता है 2 डिग्री। याद रखना, ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा 3rd डिग्री, उसके बाद बेंजाइल। अगर 2 डिग्री एल्कोहल होता है यहाँ पे बेंजाइल का सबसे ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री बेंजाइल एल्कोहल है तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर बेंजाइल एल्कोहल, फिर एलाइल एल्कोहल, फिर 2 डिग्री। अब सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ बता दे रहा हूं मैं एक चीज, सेटजेफ रूल आपने 11th में पढ़ा है, ये तो वही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा, यहाँ पे बीटा के साथ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कम है। जहां पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, अगर वहां से तुम हाइड्रोजन बाहर निकालते हो तो वो कंपाउंड होता है मेजर प्रोडक्ट, और लेस बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हो जहां पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कम है, वहां पर जो बीटा कार्बन दिख रहा है उसमें से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो तो वहां से माइनर कंपाउंड बनता है, माइनर प्रोडक्ट। देखो यहां से निकालते हैं तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पे होगा, तो देखो ये मेजर क्यों है, देखो डबल बॉन्ड के इस साइड पे भी CH3, इस साइड पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इस डबल बॉन्ड के देखो सिर्फ इस साइड पे ही CH2 यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ये ऑलरेडी इसको आप प्रैक्टिस करना, ब्यूटेन 1 ऑल है, तो देखो इसको प्रैक्टिस करना, पूरा मैकेनिज्म भी अपने आप से करना उसी टाइप से। अगर देखो इसको मैं बता दे रहा हूं तो नीचे वाला अपने आप से करना। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, अब हाइड्राइड शिफ्टिंग है, देखो ये रिएक्शन हो रहा है यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है, देखो
पहले ये OH के फॉर्म में बाहर निकला, मैंने अभी बताया था क्लीवेज OH का ब्रेक होना बता रहा हूं मैं। तो यहां से OH निकला तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये 2 डिग्री बनाना चाहता है, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां से एक H प्लस यहां पे ट्रांसफर हुआ, जो H निकला वो हाइड्राइड के फॉर्म में निकला, यानी H माइनस तभी तो CH2 के साथ इसके न्यूट्रल चार्ज को, इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये H जब यहां से निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। अब 2 डिग्री है तो देखो 2 डिग्री से 2 डिग्री है, इस पे किसका रिएक्शन हो रहा है, अब 2 डिग्री है। अब यहां से कहां से हाइड्रोजन निकलना चाहिए, इधर वाले से कि इधर वाले से। तो ये तो अल्फा हुआ, ये बीटा है, तो यहां से निकलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां से निकल रहा है तो देखो ये ब्यूटूइन बन रहा है, अगर यहां से निकलेगा तो ब्यूटवाइन, दिस इज माइनर। सेम वही है अल्फा हाइड्रोजन का, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हो, तो इसमें वही चीज है, आप उसको करके देखना। तो देखो 90% कंसंट्रेट H2SO4 H3PO4 KHSO4 में वही चीज जो पीछे बताया था, जिसमें डिहाइड्रेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं E1 एलिमिनेशन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट दिख रहा है तो करो, सेट-ज़ेफ रूल भी पॉसिबल है। अगर आपको Al2 P2O5 POCl3 पिरिडीन या हीट की प्रेजेंस में या प्लस हीट की प्रेजेंस में अगर दिखता है Al2 प्लस हीट, P2O5 प्लस हीट या POCl3 पिरिडीन प्लस हीट, तो यहां पर होगा E2 एलिमिनेशन। नो कार्बोकेटाइन यानी E2 को SN2 की तरह बिहेव करना, नो रीअरेंजमेंट और सेट-ज़ेफ रूल तो लगेगा। अब E2 देखो क्या होता है जनरली, देखो सिंपल है, यहां पर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहां पे अल्फा है, यहां बीटा है, तो बीटा से एक हाइड्रोजन निकला और एक OH निकला, सिंपल निकल गया। यहां बीटा है, यहां भी बीटा है, तो यहां से भी निकल गया, सिंपल। इसका भी मैकेनिज्म यानी एक ही स्टेप में हो रहा है। देखो H प्लस अगर अटैक किया, H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। देखो यहां पे कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ये H प्लस ने अटैक किया तो OH2, तो यहां से ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकला और ये H आकर डायरेक्टली इस पे अपने इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल गया। तो देखो जैसे ही H अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो H माइनस भी निकलेगा, जो चीज ऐड किया वही चीज बाहर निकला। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो या फिर एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब ये डिपेंड्स करता है टाइप ऑफ एल्कोहल या टाइप ऑफ रिएजेंट पे। तो अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन होता है। देखो अगर आपके कैटलिस्ट के तौर पे अगर आपका H प्लस यानी एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4 दिया है, तो ये 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री में कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास रेड हॉट ट्यूब कॉपर ट्यूब दिया है या डिहाइड्रोजिनेशन दिया है, तो ये 1 डिग्री से बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से बनता है कीटोन, लेकिन 3 डिग्री में इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी यहां से ये वाटर निकालता है। पहले वाले में नो इफेक्ट था, लेकिन कॉपर के साथ है ऐसा। देखो यहां पे क्या होगा, ये होगा तुम्हारा अल्फा, ये होगा बीटा, किसी में से भी निकाल दो, तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक OH वाटर निकल गया, सिर्फ कॉपर के साथ। पीसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा पीसीसी का, जिसमें ये होता है पिरिडीन 1, इसका रेशियो होता है, क्रोमिक एसिड होता है और HCl, इनका रेशियो ये दिया 1:1:2। जोन्स रिएजेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। कोलिन्स रिएजेंट है, सेरेट रिएजेंट है, NBS है, हेलोफॉर्म है। ये जितने भी आपको इधर से पीसीसी से लेकर हेलोफॉर्म तक, ये सब क्या करते हैं, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्टली 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कर दो, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री का कोई इफेक्ट नहीं। 3 डिग्री अगर इसके साथ दिया तो सीधे लिख दो नो इफेक्ट, नो रिएक्शन। अब देखो ये 3 डिग्री कॉपर के साथ ये क्या बना रहा था, एल्कीन, और अगर यहाँ कोलिन से तो देखो 2 डिग्री को ये कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। ओके क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास MnO2, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है। MnO2 क्या करता है, सिर्फ बेंजाइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल के साथ वर्क करता है। यानी अगर 1 डिग्री बेंजाइल या अल्काइल अल्कोहल दिख रहा है तो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री दिख रहा है तो कीटोन, और 3 डिग्री दिख रहा है तो नो इफेक्ट। तो देखो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एलाइल बताया था मैंने, जहां पर OH होगा उसके साथ जो कार्बन अटैच होगा वो उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम एलाइलिक। तो देखो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल MnO2 के साथ डायरेक्टली एल्डिहाइड बना दिया, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। 2 डिग्री के साथ बना रहा है कीटोन यानी एसिडोफिनोन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्या है, एक तरह का एलाइल अल्कोहल है। अब देखो एलाइल अल्कोहल क्या था, OH जिस जहां पे जुड़ा होगा उसके बगल में सिंगल बॉन्ड, और वो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो। तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए था,
इस बगल, लेकिन यहां पर CH2 है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। इधर देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे देखो, जिस जगह पे OH है उस OH के बगल में एक कार्बन है, और वो कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड, तो यानी ये वाला है, दिख रहा है। लेकिन ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री में अगर ये भी है, देखो OH जिस कार्बन से उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री के साथ नो इफेक्ट, यानी ये सिर्फ इस OH पे इफेक्ट करेगा। और ये 2 डिग्री है, तो इसको क्या बना दे रहा है, कीटोन। OPR ऑक्सीडेशन, ओपिनियर्स ऑक्सीडेशन ओनली फॉर 2 डिग्री एल्कोहल, यानी आपके पास कोई भी ऐसा कैटालिस्ट दिख जाए तो ये सिर्फ 2 डिग्री पे वर्क करता है, और 2 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, सिंपल कीटोन में। एंड द लास्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू मेथेनॉल। अब देखो, एथेनॉल से मेथेनॉल बनाना है, कन्वर्जन है। तो एथेनॉल लिया, पहले एसिडिक मीडियम में कराया, तो ये पता था कि प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में, पहला वाला कैटालिस्ट है। फिर इस पे करा दो सोडियम का रिएक्शन, एक्चुअली ये 2 मॉलिक्यूल होगा, तभी तो H2 बाहर निकलेगा, 2 Na आकर जुड़ जाएगा। अब जैसे ये आ गया, तो ये तुम लोगों ने पढ़ा था लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, तो देखो वही चीज है, इस पे सोडा लाइम की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, तो Na2CO3 बाहर निकलेगा और CH4 बन जाएगा। इसका सिंपल करा दो क्लोरीनेशन, तो CH3Cl। अब CH3Cl है, एक्वस के साथ करा दो, तो यहां से K+ और Cl- के फॉर्म में KCl बाहर निकल जाएगा और OH आकर अटैक कर जाएगा। दिस इज मेथेनॉल। देखो, एथेनॉल से मेथेनॉल। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। थैंक यू।